हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करा था मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला, कॉनकेव मिरर से मिरर फार्मूला को हम लोगों ने डेराइव किया था। तो हम लोगों का फार्मूला आया था 1/f = 1/v + 1/u। ये हम लोगों का फार्मूला आया था, जहाँ पर f होती है हमारी फोकल लेंथ, v होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और चाहे कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए हमारा मिरर का फार्मूला कैसा होता है? सेम रहता है। अच्छा, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें हम लोग विथ साइन यूज करेंगे। जैसे f है तो f का साइन यूज करेंगे, v है तो v का साइन यूज करेंगे, u है तो u का साइन यूज करेंगे, सबका साइन यूज करेंगे। तो ये साइन कैसे यूज करते हैं, ये हमने तुमको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन मेथड। चिन्ह परिपाटी का नियम बताया था हमने, तो उसमें तुमको हमने बताया था। और नहीं अभी आ रहा तो आगे बता देंगे, अभी जब फार्मूलों का रिवीजन कराएंगे, फार्मूले लिखवाएंगे, तब और एक बार बता देंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के टॉपिक पे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज द प्रतिबिंब के ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब के ऊंचाई का अनुपात तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कुछ नहीं होता रेखीय आवर्धन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as linear magnification of mirror। इसे दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। देखते हैं, आओ कैसे आया, ये कैसे आया देखो, देखते हैं। जैसे हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, फोकस को और इधर बना दो, फोकस। ठीक, अब देखो, ये हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये हमारी क्या रखी हुई है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इससे हमारी पहले पैरेलल ले जाए, कैसी ले जाए? पैरेलल ले जाए। तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। ठीक हो गई, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रेज आई, वो पोल पर इंसिडेंट हुई। कहाँ पर इंसिडेंट हुई? पोल पर इंसिडेंट हुई। अब पोल पर इंसिडेंट होने के बाद वो ऐसे निकल गई। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को मीट करें, जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को मीट करती हैं, वही तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आई डैश। ये ओ डैश ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आई डैश इमेज बन गई। आई डैश क्या बन गई? इमेज बन गई। आई डैश क्या बन गई? इमेज बन गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पोल, ये ओ डैश। ठीक, अब देखो, अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था पिछले वाली डेरिवेशन में, वैसे यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल ओ डैश पी।
एंड ट्रायंगल आई डैश पी। अच्छा देखो ये 90 और आई डैश पी में ये 90, ठीक। अच्छा ओ डैश पी में ये एंगल आई होता है, ये एंगल क्या होता है आई, और ये एंगल क्या होता है आर। आई डैश पी में ये एंगल क्या होगा आर। लेकिन परावर्तन का नियम कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। तो फिर ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कल बताया था जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। व्हेन टू एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल देन थर्ड इज आल्सो इक्वल, देन थर्ड इज आल्सो इक्वल। तो वैसे ही हमने बताया कि यदि दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा वाला फिर ऑटोमेटिक इक्वल होगा। और जब तीसरा वाला इक्वल होगा तो फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो फिर हम लोग कह सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, अनुपातिक भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अनुपातिक भुजाओं तो परपेंडिकुलर ले लो, ओ डैश, तो इसकी परपेंडिकुलर क्या होगी, आई डैश। क्या होगी, आई डैश। अच्छा यदि इसका बेस लेंगे OP तो फिर इसका बेस लेना पड़ेगा IP या PI। क्या लेना पड़ेगा, PI। बताओ आया कि नहीं आया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं, ओ डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो ये प्लस y एक्सेस में है तो पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अच्छा आई डैश को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। अच्छा ये देखो नीचे की तरफ है तो माइनस y एक्सेस में है, इसको निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव। P से लेकर के O तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, तो ये कैसे लेंगे, माइनस में, क्योंकि माइनस की तरफ है। अच्छा ठीक है, P से लेकर के I तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं V, इमेज तक की डिस्टेंस को, बट ये भी माइनस x एक्सेस में है तो इसको भी कैसे लेंगे, माइनस में। कैसे लेंगे, माइनस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखो वैल्यू, ओ डैश को हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई डैश को हम बोलेंगे माइनस का हाइट ऑफ इमेज, बराबर में OP को हम बोलेंगे या PO को हम लोग बोलेंगे माइनस का U, PI को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस का V। इसको दोनों को हम लोग, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारा फार्मूला आया। अच्छा इसको ऐसे करके ऐसे पलटा दो तो V अपॉन में U बराबर में HI अपॉन में क्या आया, HO, HI अपॉन में HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तो तुम लोग क्या कहते थे, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन m। क्या होता है, m। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू द m, दिस इज आल्सो इक्वल टू द m। HI अपॉन में HO इज इक्वल टू द माइनस V अपॉन में U। चाहे इसमें माइनस लगा दो चाहे इसमें माइनस लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो HI अपॉन में HO इज इक्वल टू द माइनस का V अपॉन में U। ये हम लोगों का फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। किसका फार्मूला होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द माइनस V अपॉन में U, माइनस V अपॉन में U। ये हम लोगों का लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आप लोगों को आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मिरर, यूजेस ऑफ मिरर। दर्पणों के उपयोग क्या क्या होते हैं, दर्पणों के उपयोग, यूजेस ऑफ मिरर। यूजेस ऑफ मिरर,
पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर यूज करा जाता है सेविंग करने में। किसमें? सेविंग करने में। जो हम लोग वहाँ नाई की दुकान में जाते हैं, बार्बर शॉप में, उसमें जो मिरर सामने हम लोगों के लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। तो पहला, फॉर इट इज यूज एज सेविंग मिरर। इसे दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है सेविंग मिरर के रूप में। क्यों? अच्छा, पूछे क्यों? क्योंकि हमें भाई दाढ़ी बनानी है, तो दाढ़ी बनाने में हमें अपने चेहरे का जो भी इमेज चाहिए वो बड़ी चाहिए। कैसी चाहिए? बड़ी। और बड़ी इमेज कौन बनाता था? कॉनकेव मिरर। वस्तु की बड़ी इमेज कौन बनाता था? कॉनकेव मिरर ही बना पाता था। तो इस वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का है। और इसका यूज डेंटिस्टों के पास में होता है। इट इज यूज फॉर डेंटल या इट इज यूज फॉर डेंटल ऑपरेशन। हमें ये जो दांतों के ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, दांतों के ऑपरेशन, ताकि मतलब जो अंदर जैसे दांत हैं तो पीछे के दांत हम लोगों को अच्छे से नहीं दिखाई पड़ते हैं ऐसे आंखों से। तो जब डेंटिस्ट लोग देखते हैं तो आंखों में लगा लेते हैं, ऐसे चश्मा टाइप में होता है, तो उनको जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो बड़ी दिखाई देने लगती है। तो उससे क्या हो जाता है? वो और अच्छे से देख पाते हैं। और इसका यूज़ करा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बोलते हैं हम लोग दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को दूरदर्शी बोलते हैं। और इसका यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का, जो हेडलाइट लगी होती है गाड़ियों में, जो हेडलाइट लगी होती है, अपने ऑटोमोबाइल्स में जो हेडलाइट लगी होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इट इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो अपनी गाड़ी वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है। तभी तो जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ आती हैं उनकी हेडलाइट भी वो महंगी होती है, क्योंकि उनमें पोलराइड पड़े होते हैं। पोलराइड जो अपने साइड मिरर होते हैं उनमें भी पोलराइड पड़े होते हैं। पोलराइड बहुत महंगा आता है। ये क्लास 12 में एक चैप्टर है पोलराइजेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पोलराइड बहुत महंगा आता है। तो जैसे कोई बहुत महंगी गाड़ी है, BMW, ऑडी, कोई भी है, तो उनका अगर चोर मतलब वो तो चोरी नहीं कर पाएगा। अगर साइड मिरर ही चोरी कर लेगा तो वो बहुत महंगा बिकता है। कम से कम 40-50 हज़ार के साइड मिरर होते हैं। तभी तो जिनके जैसे महंगी गाड़ी है टूट जाते हैं तो फिर वो टूटे ही रहते हैं, उनको डलवाने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। ऐसे आम लोग तो ऐसे डलवा ही नहीं पाएगा जल्दी से। अगर टूट जाता है तो फिर वो टूटा ही रहता है, वो जल्दी डलता नहीं है फिर। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ले लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अब यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या होते हैं? आज हमको खांसी आने लगी, ठंडा पानी पी लिया तभी है। तो कॉन्वेक्स मिरर में यूज कर रहा था। इट इज यूज इन सन ग्लासेज। इट इज यूज इन सन ग्लासेस। इसे सन ग्लास, जो धूप वाले चश्मे जो तुम डेली लगा के घूमा करते हो, बड़े हीरो घूमा करते हो, उसी को उसमें यूज करा जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द रेयरर व्यू, पीछे पश्च दृश्य देखने के लिए, इन ऑटोमोबाइल्स। इट इज यूज फॉर रेयरर व्यू
इन ऑटोमोबाइल्स। पश्च दृश्य देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके रेयर की स्पेलिंग REAR होती है, रेयर व्यू इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है जो अपनी उस स्ट्रीट में जो ऊपर वो हेडलाइटें नहीं लगी होती है खंभों में, उसमें यूज किया जाता है इसका एज अ रिफ्लेक्टर। it is used as a reflector in street lights। इन स्ट्रीट लाइट्स में यूज करते हैं, जो गली में लगी होती है लाइटें, उसमें रिफ्लेक्टर के मतलब रिफ्लेक्टर का मतलब चारों तरफ रोशनी फैले। क्या फैले? चारों तरफ। इसका नाम ही था डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम था? डाइवर्जिंग मिरर। तो ये किरणों को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। और जब फैलाएगा तभी तो पूरे रोड में उजाला हो पाएगा, अगर नहीं तो कन्वर्ज कर देगा तो फिर एक ही जगह उजेला होगा, एक ही जगह। तो एक जगह थोड़ा ना उजेला चाहिए होता है, हमें तो पूरे रोड में उजेला चाहिए होता है, तो काफ़ी मतलब दूर तक, तो हम इसका रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हम लोगों का समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर में हम लोगों का कुछ भी नहीं बचा, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हम लोग फार्मूले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फार्मूले। तो अब इसी में हम लोग पहले फार्मूले देख लेते हैं इसी लेक्चर में, फिर आगे कल वाले लेक्चर में फिर हम लोग, या आगे आने वाले लेक्चरों में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। सबसे पहला तो हमारा यही फार्मूला था। तो क्या था? F इजकल टू आर अपॉन में 2, F इजकल टू आर बाई में 2, या R इजकल टू में 2F, R इजकल टू में 2F, ये था। सेकेंड नंबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला। क्या पढ़ा था? मिरर फार्मूला। मिरर, ज्यादा फार्मूले नहीं है इस चैप्टर में। मिरर फार्मूला था 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में यूज होता है m इजकल टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू द माइनस v अपॉन में u, ये यूज हुआ था। ठीक, अच्छा, बस इसके अलावा और कोई फार्मूले नहीं थे। तो इन ते फार्मूलों का स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, अच्छा चलो ये हम लोग देख लेते हैं F क्या होता है, F को क्या कहते हैं, ये सब लिख लेते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को। F बराबर फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ। इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में। F R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, इसको भी सेंटीमीटर या मीटर में ही मेज़र करते हैं। फिर आता है हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं इसे I से डिनोट कर दें और चाहे HI से डिनोट कर दें, कोई दिक्कत मत लेना। ये भी सेंटीमीटर या मीटर में लिखेंगे, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे O बोल दें चाहे हाइट ऑफ HO भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होती। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इसको भी या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में मेजर करेंगे, उसमें जो दी होगी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब v को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये भी सेंटीमीटर में या मीटर में मापी जाएगी, मेजर करी जाएगी। u को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हमारी सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करी जाएगी, ठीक। बस यही है हमारा, और कुछ नहीं आएगा इसमें ज़्यादा। अब देखो और भी कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिए, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें। फार्मूले तो इतने ही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो और हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना फार्मूले, क्योंकि फार्मूले नहीं याद रखोगे तो फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी। देखो कैसे, देखो ये जो टेबल तुमको बना रहे हैं, ये समझो ये जो टेबल है ये रामबाण टेबल है। कैसी टेबल है? रामबाण टेबल है। इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इसको हम लोग बोलेंगे काम की बात, काम की बात, काम की बात या रामबाण इलाज। रामबाण इलाज न्यूमेरिकल इसी टेबल से सब सॉल्व हो जाएंगे सब। देखना कैसे, साइन सबसे पहले एफ, क्या लेंगे एफ। कॉनकेव मिरर में जो एफ होगा वो निगेटिव होगा, कैसा होगा निगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा पॉजिटिव। वी कॉनकेव मिरर में होगा निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में होगा पॉजिटिव। यू कॉनकेव मिरर में होगा निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा निगेटिव, दोनों में निगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोड़ो रहने दो, बस यू वी एफ, यू वी एफ इतना याद रखो। एफ कॉनकेव मिरर में, बस तीन की हम बात कर रहे हैं अभी, और की बात नहीं कर रहे हैं। यू वी एफ कॉनकेव मिरर में सब निगेटिव, कॉनकेव मिरर में सब निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में सब पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर में सब पॉजिटिव यू को छोड़कर, एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट यू मतलब यू वी एफ में तो पॉजिटिव यू को छोड़ करके, यू को छोड़ करके। और एक बात और याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो, चाहे कुछ भी पढ़े, चाहे हम लोग लेंस पढ़े, चाहे मिरर पढ़े, चाहे मानव नेत्र पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, कोई भी चैप्टर आए, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव, यू सदैव निगेटिव रहेगा। यू अगर है तो वो कैसा रहेगा निगेटिव ही रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव, यू सदैव निगेटिव रहेगा, ठीक है। ये टेबल जरूर याद रखना। तो बाकी न्यूमेरिकल फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस कर पाएंगे। अब इनको फार्मूलों को पहले लिखो, तो तुम पहले रिवीजन करो, याद करो एक बार फार्मूलों को, फिर हम लोग अगले आने वाले लेक्चर में किसका डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सब नोटों को तैयार कर लो, नोट्स को बिल्कुल एकदम मेंटेन रखो, वेल मेंटेन। इन टेबल को यहाँ तक कंप्लीट कर लो, चैप्टर तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेवल वाइज लेवल पढ़ेंगे, कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिसमें से हमें सारे के सारे न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। और
तब तक के लिए आप खूब मेहनत करते रहें, खूब अच्छे से नोट्स तैयार करें, इसका जितना पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करें। यदि कोई लेक्चर छूट गए हो तो उन लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवीजन करें। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको खूब धन्यवाद। और आज तो ईद है, तो हमारे प्यारे से बच्चों के लिए ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आप सब बच्चों को ईद की। तो एमर्स एकेडमी की तरफ से आप सभी बच्चों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज परशुराम जयंती भी है, तो हमारे बच्चों को एमर्स एकेडमी की तरफ से परशुराम जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।